बच्चों आइए आज हम शुरू करते हैं वास्तविक संख्या का पहला चैप्टर जो हमारा प्रश्नावली 1.1 है। इसके पहले वाले हम 2 वीडियो बना चुके हैं जिसमें वास्तविक संख्या से संबंधित जो भी छोटा बड़ा पद है ओकरा बारे में हम लोग जाने हैं। ठीक है, तो आइए कह रहा है पहला क्वेश्चन में आपको 3 प्रश्न मिलेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। इसका आपका HCF निकालना है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जिसको हम लोग मसह बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं मसह, यानी महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक इसी को हम लोग HCF बोलते हैं। क्या बोलते हैं HCF, यानी हाईएस्ट। एस से क्या होता है हाईएस्ट, और सी से क्या होता है हमारा कॉमन, हाईएस्ट कॉमन, और एफ से क्या होता है फैक्टर। ये हमको निकालना है। अब पहले 6ठी 7वीं क्लास से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं लसह और मसह कैसे निकाला जाता है। यहाँ भी वही काम करना है, लेकिन यहाँ एक कंडीशन दे दिया है कि आपको HCF निकालना है। लेकिन कैसे निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। क्या करके यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो यहाँ आपको थोड़ा समझना होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को थोड़ा समझते हैं हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? इसको यदि हम समझ लेते हैं तो समझिए कि इसमें कुछ नहीं है। यहाँ आपको एक चीज मिलेगा एल्गोरिथम। यूक्लिड जो है ये गणितज्ञ है, ठीक है, गणित शास्त्री है, और यहाँ एल्गोरिथम है। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम किसी भी कार्य को करने के लिए उसको हम चरणबद्ध तरीके से करते हैं। उसका एक अपना स्टेप होता है। जब तक उस स्टेप को हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक हमारा वो काम नहीं हो पाएगा। कोई भी कार्य हो तो उस कार्य को करने के लिए कुछ ना कुछ हम एक योजना बनाते हैं, ठीक है, क्रमबद्ध तरीका होता है, वही होता है हमारा एल्गोरिथम। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मोबाइल से किसी के पास कॉल करना है तो पहले नंबर निकालना पड़ता है, फिर डायल करना पड़ता है, फिर रिसीव करना पड़ता है। ये क्या हो गया, एक स्टेप वाइज काम हो रहा है ना। ठीक उसी तरह हमारा होता है एल्गोरिथम। और यूक्लिड विभाजन, विभाजन का मतलब होता है भाग करना, विभाजित करना किसी भी संख्या को। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? ये कुछ नहीं, एक भाग करने की विधि है। ठीक है, इस पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जिसमें A बराबर BQ+R, इस पर ध्यान दीजिए। इसको यदि हम समझ जाते हैं तो समझिए कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है? तो सामान्य तौर पर A बराबर BQ+R को ही हम क्या कहते हैं? R को ही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथम कहते हैं। A बराबर BQ+R, समझ रहे हो ना। A बराबर BQ+R को ही हम क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। जहां A क्या है, B क्या है, Q क्या है और R क्या है, इसको समझना है। जहां A को हम लोग भाज्य बोलते हैं, A को क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। B को क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। Q को क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं। और R को क्या बोलते हैं? शेषफल बोलते हैं। R को क्या बोलते हैं? शेषफल। यानी इस पर यदि हम बैठाते हैं इसको, यहाँ A बराबर BQ+R है तो A क्या है आपका? भाज्य। B क्या है आपका? भाजक। Q क्या है आपका? भागफल। और प्लस R क्या है आपका? शेषफल। तो बताइए तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल।
भाग करने की जांच है कि नहीं है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जो आपके एनसीईआरटी में मिलेगा, जहां आर जो होगा, आर आपका शेषफल है, तो आर का मान जो होगा 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन आर जो होगा बी से छोटा होगा। आर जो होगा बी से छोटा होगा। क्यों? क्योंकि आर शेषफल है, बी आपका क्या है, तो बी आपका भाजक है। तो जब भी आपका शेषफल होता है वो भाजक से छोटा ही होता है। अब देखिए, तो ये आप लोग समझ गए कि a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, तो भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेषफल को ही हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन के रूप में यदि हम चले तो ये a हमारा भाज्य है, तो यहीं पर ना हमारा भाज्य होता है। इसके बाद b आपका भाजक है, तो ये आपका भाजक होता है। q आपका भागफल है, तो भागफल यहाँ लिखा जाता है। r आपका शेषफल है, तो शेषफल नीचे लिखा जाता है। तो ये हो गया कि नहीं हो गया, a बराबर यानी a बराबर यानी भाज्य बराबर क्या, भाजक गुणे भागफल जोड़ क्या, शेषफल। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। कहीं कहीं आपको एल्गोरिथम के जगह पर प्रमेयिका मिलता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो ये दोनों एल्गोरिथम और प्रमेयिका लगभग 90% ये एक समान ही होता है। प्रमेयिका भी एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको अन्य कथनों को सिद्ध करने में हम व्यवहार में लाते हैं, यानी इसका प्रयोग करते हैं। तो इसी को हम लोग प्रमेयिका कहते हैं। प्रमेयिका क्या होता है? प्रमेयिका एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, जिसको अन्य कथनों को सिद्ध करने में प्रयोग किया जाता है। वही चीज़ ये है, एल्गोरिथम भी है। ये एल्गोरिथम और प्रमेयिका ये 100% तो नहीं, लेकिन हम 90% बोल सकते हैं, यानी 90% ये दोनों लगभग एक समान होता है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। आपका ये जो 3 हमारा प्रश्न दिया है पहला का, कि एसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। तो आइए हम इसको बनाते हैं। बस ये आपको ध्यान में रखना है, इसी स्टेप का फॉलो करते हुए हम इन सब का हल निकालेंगे। चलिए देखिए, पहला हमारा है 135 और 225। इसका हमको एसीएफ निकालना है। कुछ करना नहीं है, जो साधारण विधि यानी भाग विधि से जो पहले आप 6 क्लास 7 क्लास 8 क्लास से जो आप बनाते आ रहे हैं, मसह निकालते आ रहे हैं, उसी विधि का प्रयोग कीजिए। जैसे मान लीजिए 135 और 225 का बनाना है, तो आप सभी लोग क्या करते हैं, 135 यहाँ लिख दिए हम, क्या हो गया जी, देखिए 135 भाग करते हैं 225 में, तो 135 दूना क्या होता है, 135 दूना होता है 270। नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा, एक बार में लेकर जाइए 135, घटाइए इसको, तो ये 5 में से 5 गया, क्या हो गया 0। ये 2 में से 3 नहीं जाएगा, हासिल में आएगा तो 12 में से 3 जाएगा 90। ये एक कट गया कि नहीं कट गया। अब देखिए ये एक स्टेप आपका हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके बाद क्या हम करते हैं, इस 90 को लेते हैं और इसके ऊपर वाला जो है यहाँ इसको उतार देते हैं। ठीक है ना। अब क्या कीजिए, अब इसका इसमें कीजिए जो आप करते आ रहे हैं, जो यहाँ कर रहे किए हैं। तो 90 दूना का क्या होता है, 180 होता है। ये भी नहीं जाएगा, एक बार में जाएगा यानी 90। तो ये 5 में से 0 गया, 5, 3 में से 9 यानी 13 में से 9 जाएगा, क्या होगा 4। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है आपका, इस 45 को लेना है और इसके ऊपर जो है ये यहाँ भाज्य बनेगा यानी 90। 45 दूना का क्या हो गया 90,
बताइए तो ये प्रक्रिया हमको तब तक करना है जब तक हमारा शेषफल शून्य न आ जाए। तो अंतिम हमारा भाजक क्या आया? अंतिम हमारा भाजक आया है 45। तो यही ना हमारा मौसा होता है, ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं, ये कोई नया चीज नहीं है। हाँ, अब इसको आप चरणबद्ध कर दीजिए, एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, यानी स्टेप बाय स्टेप इसको दिखा दीजिए किन किन स्टेपों का कितने स्टेप पर आप गए हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, सबसे पहले आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर सजा देना है। ऐसा कीजिए, आप सजा दीजिए। कैसे सजाएंगे? जैसे लिखेंगे, चूंकि 135 से बड़ा है कौन? 225, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम किससे? a बराबर बी क्यू प्लस आर से, जहाँ जो परिभाषा में जो कंडीशन है उसको लिख दीजिए, 0 से बड़ा या r और r से बड़ा है b। यही ना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब आप क्या करना है, इसी पर इसको सजा दीजिए। तो पहला स्टेप में देखिए, तो a का मान ये है, b का मान ये है, q का मान ये है और r का मान ये है ना जी। तो इसको सजाइए इस पर। तो क्या लिखेंगे? 225 बराबर, क्या लिखेंगे? 225 बराबर, यानी a बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो b का मान आपका 135 है, तो ये 135 गुणे q का मान आपका क्या है? 1 है, तो यहाँ 1 प्लस r का मान आपका कितना आया है पहला स्टेप में? तो 90 आया है। हो गया कि नहीं? ये पहला स्टेप हो गया, पहला चरण हो गया। अब दूसरा चरण में क्या हुआ है? अब आपका a का मान 135 है, तो अब यहाँ लिखिए, अब 135 बराबर, तो 135 बराबर क्या लिखेंगे? 90 गुणे 1 प्लस 45। ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप है। इसी तरह आप तीसरा स्टेप में चलेंगे, तो इसमें ये था, ये b, ये q, ये r। उसी तरह इसमें a हाई है, b हाई है, q हाई है और r e है। तो आप कीजिए। फिर यहाँ हम लोग लिखेंगे तीसरा स्टेप में, क्या लिखेंगे? अब कितना बराबर लिखेंगे तीसरा स्टेप में? 90 बराबर। तो 90 बराबर क्या लिखेंगे? 45 गुणे 2 प्लस क्या? 0। तो बताइए, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया ना। तो यहाँ लिख दीजिएगा, चूंकि यहाँ शेषफल शून्य आ गया। शेषफल क्या आ गया? शून्य आ गया। तो लिख देंगे, इसलिए 135 और 225 का HCF बराबर, तो अंतिम भाजक जो होता है, तो क्या आया है आपका अंतिम भाजक? 45। तो यही आपका 45 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए, तो हम क्या किए? हम तो ये विधि से न प्रयोग किए, जो हम लोग 6-7 से बनाते आ रहे हैं उसी माध्यम से बनाए हैं। बस थोड़ा सा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दे दिया है, यानी भाग जांचने का जो नियम होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल पर इसको बैठा देना है। देख लेना है कितना स्टेप में जा रहा है, 1 2 3। ये 1 2, ये 1 2 3। जैसे ही हमारा शेषफल शून्य आया, हमारा चरण समाप्त होता है और HCF हमारा आ गया कितना? जो अंतिम भाजक होता है, यानी अंतिम भाजक आपका 45 है। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप दो संख्याओं का HCF आप निकाल सकते हैं। ठीक है। तो ये दो गो जो है, ये दूसरा और तीसरा आपका होमवर्क रहता है, यानी आपको बनाना है और कमेंट करके बताना है कि ये दूसरा का HCF आप कितना लाए हैं और तीसरा का HCF आप कितना लाए हैं। ठीक है। चलिए जल्दी से इसको नोट कीजिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। चलिए देखिए, दूसरा प्रश्न आपका कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, जहां q एक पूर्णांक है। ठीक है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे यूक्लिड विभाजन में a बराबर bq + r, पढ़े थे ना, जहां r क्या होता था? तो r का मान जो होता था 0 से बड़ा या बराबर होता था,
और b जो होता था r से बड़ा होता था, यानी r का मान जो है 0 से लेकर b जो होगा उससे कम होगा। इसका मतलब यही ना है। इसका मतलब यदि हम यहाँ लिख दे 0 से बड़ा या बराबर r, b का मान यदि हम यहाँ 6 लिख दें तो इसका मतलब r का मान जो होगा हमारा 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये इस नियम के हिसाब से लिखा जा सकता है। समझ रहे हो ना। 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा है b, यानी b का मान यहाँ 6 लिए हैं, तो r का मान संभावित मान क्या क्या हो सकता है। r का संभावित मान 0 हो सकता है, क्योंकि यहाँ बराबर का भी चिन्ह है। 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता है। जब भी r होगा ये b से थोड़ा छोटा होगा। ठीक है, चलिए तो इसी पर कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो हल करने के लिए हम मान लेते हैं, माना ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो मान लीजिए ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर हम 6 मान लेते हैं। क्यों 6 मान लेते हैं? क्योंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर इस चीज को हम a बराबर बी क्यू प्लस आर यानी लिखेंगे तो यहाँ q के साथ में क्या है, b यानी 6 है, तो यही हम मान लेंगे b का मान क्या मान लिए, b का मान हम 6 मान लिए। ठीक है ना। ये यदि लिखा रहता 3q प्लस 4 या 3q प्लस कुछ, तो हम b का मान क्या मानते हैं, 3 मानते हैं। ठीक है, इसका तुलना हम a बराबर बी क्यू प्लस आर से करके देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम मान लिए a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b का मान हम मान लिए 6। तो लिखेंगे इसलिए, ठीक है ना, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये आपके प्रश्न में दिया है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग करके ही दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इतना 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 के रूप में होता है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम a बराबर बी क्यू प्लस आर से, ठीक है ना, जहाँ क्या होगा, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा होगा b। तो लिखेंगे इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके आपको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो ये हम लिख दिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर है। लिखेंगे चूंकि a बराबर बी क्यू प्लस आर, या a बराबर b का मान हम क्या माने हैं, b का मान हम माने हैं 6q प्लस क्या r। तो यहाँ r का मान आपका, यहाँ b का मान आपका 6 है, b का मान आपका क्या है 6 है। तो r का मान आपका क्या क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, और 5 भी हो सकता है ना। यानी b का मान जितना होगा ओकरा से आपको एगो कम लेना है, वहीं आपका r का संभावित मान होगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इतना से जहां ये कंडीशन आपका लिखा गया। अब बताइए, तो a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या है 0 से बड़ा या बराबर r और r से बड़ा आपका b है। तो यहाँ बताइए, तो यहाँ बी क्यू प्लस आर, r का मान आपका यहाँ क्या है, ये आपको दर्शाना है। r का मान 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ डायरेक्टली पूरा सिचुएशन से होकर गुजरना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, चूंकि यहाँ ये लिखेंगे, चूंकि यहाँ r का संभावित मान, r का संभावित मान क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3, 4 या 5 हो सकता है ना। तो चलिए इसी पर आप बैठाइए। तो लिखेंगे यदि r बराबर 0 हो तो
r का मान यदि हम 0 लेकर चलते हैं तो क्या होगा, इसलिए a बराबर, तो a बराबर आपका है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर है, तो इसलिए a बराबर, तो b का मान आपका 6 है, q r का मान हम क्या लिए हैं 0। तो बताइए तो 6 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो आपका क्या आएगा 6 क्यू। तो 6 क्या है आपका, सम है कि विषम है, सम है, तो ये हम लिख देंगे जो सम पूर्णांक है, जो क्या है सम पूर्णांक है। सम और विषम कैसे पता चलेगा, यदि 2 से भागा करके देख लेंगे कट जाएगा तो सम पूर्णांक होगा, अगर 2 से नहीं कटेगा तो विषम पूर्णांक होगा। तो 2 से भागा करेंगे तो नहीं कट जाएगा 3 बार में, यहाँ कटाना क्या है, ऐसे भी हम देख रहे हैं कि 6 हमारा सम है और क्यू पूर्णांक है तो सम पूर्णांक है। इसी तरह यदि r बराबर 1 हो तो, r बराबर 1 हो तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए a बराबर, तो a बराबर क्या लिख सकते हैं 6 क्यू प्लस 1 नहीं लिख सकते हैं। तो बताइए तो जब सम पूर्णांक में विषम जोड़ते हैं तो विषम ना आएगा, सम संख्या में विषम जोड़ेंगे तो क्या होगा विषम होगा, तो ये हमारा क्या होगा जो विषम पूर्णांक है, जो क्या है विषम पूर्णांक है। इसी प्रकार आप इधर पूरा मान आप रहकर चेक कीजिए, फिर लिखेंगे यहाँ यदि r बराबर 2 हो तो r बराबर 2 हो तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 2, 6 क्यू प्लस 2 क्या है, सम में सम जोड़ेंगे तो सम में न होगा, जो सम पूर्णांक है, जो क्या है सम पूर्णांक है। इसी तरह यदि r बराबर 3 हो तो r बराबर 3 हो तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 3। तो बताइए तो ये सम है तो ये क्या है 3 क्या है विषम है, तो ये आपका हो गया विषम पूर्णांक। इसी तरह r बराबर 4 हो तो r बराबर 4 हो तो ये बराबर क्या हो जाएगा 6 क्यू प्लस 4, तो 6 क्यू प्लस 4 क्या होगा आपका सम पूर्णांक होगा। सम में सम जोड़ेंगे तो सम होगा, सम में विषम जोड़ेंगे तो विषम होगा, ये बस दिमाग में रखना है। यदि r बराबर 5 हो तो r बराबर 5 लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बराबर 6 क्यू प्लस 5, जो क्या है जो विषम पूर्णांक है, जो क्या है विषम पूर्णांक है। तो देखिए तो प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, तो देखिए 6 क्यू प्लस 1 नहीं आया है विषम पूर्णांक। फिर कह रहा है या 6 क्यू प्लस 3, तो देखिए 6 क्यू प्लस 3 विषम पूर्णांक आया है कि नहीं आया है। फिर कह रहा है 6 क्यू प्लस 5, तो 6 क्यू प्लस 5 ये विषम आया है कि नहीं आया है, आया नहीं है पूरा। तो इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि किसी भी धनात्मक यानी कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है, जहां क्यू एक क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ लिख देंगे अतः इससे यह स्पष्ट होता है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है। ये इतना चीज़ आप लिख दीजिएगा, ये सवाल आपका हो गया, ठीक है नोट।